स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिपिड्स का इंट्रोडक्शन दिया था। और आज मैं बात करूंगा कुछ कॉमन जो हैं वो लिपिड्स के बारे में। और उन कॉमन लिपिड्स में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी, एसिल ग्लिसरॉल की। तो एसिल ग्लिसरॉल के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड है। यानी जो जितने भी लिपिड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो लिपिड है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड। तो सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले लिपिड हैं वो क्या हैं, वो हैं एसिल ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास फैट एंड ऑयल, यानी चर्बी और ये जो तेल होते हैं, बेसिकली क्या है, ये एसिल ग्लिसरॉल ही है। अच्छा, अगर हम एसिल ग्लिसरॉल को केमिकली, मैं एसिल ग्लिसरॉल को डिफाइन करूं तो केमिकली मैं एसिल ग्लिसरॉल को कैसे डिफाइन करूंगा, दे आर द एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यानी बेसिकली ये क्या है, ये एस्टर हैं किसके, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। मिसाल के तौर पे ये एक ग्लिसरॉल है, अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ग्लिसरॉल है, और इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गए हैं क्या, फैटी एसिड। ग्लिसरॉल के साथ क्या अटैच कर दिया, ये फैटी एसिड। अब इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एस्टर बना है ये, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेसिकली एसिल ग्लिसरॉल। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एस्टर क्या होता है। एस्टर हम कहते हैं किसको, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर को हम क्या कह रहे हैं, एसिल ग्लिसरॉल। लेकिन ये एस्टर होता क्या है, एस्टर बेसिकली क्या होता है, एस्टर वो कंपाउंड होते हैं विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। जो एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन बेसिकली क्या है, वो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, एस्टर क्या है, वो कंपाउंड जो कौन से केमिकल के रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, एस्ट्रिफिकेशन के रिजल्ट में। अब ये एस्ट्रिफिकेशन क्या होती है, बेसिकली एस्ट्रिफिकेशन हम किसको कहेंगे, मिसाल के तौर पे देखो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जब एक एसिड, मिसाल के तौर पे क्या है, ये एसिड है, ये एक एसिड है, और ये इस एसिड का क्या है, OH ग्रुप है। और मिसाल यहाँ पर क्या है, ये एक अल्कोहल है, ये क्या है, एक अल्कोहल है। और ये अल्कोहल का क्या है, ये अल्कोहल का OH ग्रुप है। जब एसिड का OH ग्रुप अल्कोहल के OH ग्रुप के साथ क्या करे, रिएक्ट करे, और उसके रिएक्शन में क्या हो, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो, रिलीज हो जाए, और उन दोनों के दरमियान में क्या बन जाए, इनके दरमियान में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और इनके दरमियान में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गई। इनके दरमियान में क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्ट्रिफिकेशन। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बना है उसको हम कहेंगे एस्टर कहेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो है ये एस्ट्रिफिकेशन एस्टर क्या है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे, और उसके रिजल्ट में क्या रिलीज हो, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो, तो वो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। और उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। तो ये बेसिकली एसिल ग्लिसरॉल किस तरीके से बनता है। तो एसिल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल होता है। आपको पता है कि ये ग्लिसरॉल क्या है, बेसिकली ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जिसके साथ OH ग्रुप लगे होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और ये फैटी एसिड बेसिकली क्या है, ये एक एसिड है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, वो एस्ट्रिफिकेशन का होगा। और जब कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होगा, एस्टर होगा। तो फैटी एसिड, एसिल ग्लिसरॉल क्या है, इज अ एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये तो हमने डेफिनेशन जो है वो देख ली किसकी, एसिल ग्लिसरॉल की। अब आगे आ जाते हैं कि जो एसिल ग्लिसरॉल है वो किससे मिलकर बन रहा है, एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल है क्या। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल है। ट्राई हाइड्रो ऑक्सी जो है वो क्या है, अल्कोहल है। इसका 3 कार्बन एटम होते हैं, 3 कार्बन एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन OH अटैच है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्राई ऑक्सी। ट्राई ऑक्सी, ट्राई हाइड्रो ऑक्सी क्या है, ये अल्कोहल है। इसमें टोटल कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। ये देखें 3 कार्बन एटम है। और हर कार्बन एटम के साथ ईच कार्बन एटम बेयर एन OH ग्रुप, और हर कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। दूसरी तरफ H तो मौजूद है, लेकिन इसका जो मेन ग्रुप है वो कौन सा है, वो है OH ग्रुप।
तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, ये ग्लिसरॉल जो है ये क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो इसके कैरेक्टर आपने याद रखने हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इसके पास तीन तीन कार्बन एटम होते हैं, और हर कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है जो एसिल ग्लिसरॉल बनाने वाली कंपोनेंट, वो है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फैटी एसिड कौन से एसिड की टाइप है, ये ऑर्गेनिक एसिड की टाइप है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कंटेन एन वन कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। देखें एक इसमें क्या लगा हुआ है, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ये COOH। ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप हो गया। और उसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये जो आर है बेसिकली क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। मैं चाहता तो इस आर को ऐसे भी बना सकता था, ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन की मैं ऐसे चेन बना सकता था। लेकिन हर फैटी एसिड में ये हाइड्रोजन कार्बन की चेन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट नंबर होते हैं इसके। तो इस वजह से हमने इस हाइड्रोकार्बन चेन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, एक होता है कौन सा ग्रुप, एक कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होता है, और उसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। आर क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी फैटी एसिड के अंदर अगर हम कार्बन एटम को काउंट करें, यहाँ तो मैंने एक कार्बन एटम बनाया है, लेकिन आर के अंदर भी बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं। तो कार्बन एटम हमेशा आपको फैटी एसिड में कैसे नजर आएंगे, फैटी एसिड के अंदर कार्बन हमेशा आपको इवन नंबर के अंदर जो है वो नजर आएंगे। मतलब 2 से लेके 30, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मतलब आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर इवन नंबर। तो 2 से लेके 30, यानी किसी फैटी एसिड में कम से कम कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 30 होंगे। और आर जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर आप फैटी एसिड को जनरली रिप्रेजेंट करो तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOOH। यहाँ पर आर क्या होगा, आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन टेल होगी। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन टेल, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की टेल। और COOH क्या है, बेसिकली ये कार्बोजाइलिक एसिड जो है वो ग्रुप है। तो ये हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख ली ग्लिसरॉल की और फैटी एसिड की। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये जो ग्लिसरॉल होता है, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। कितने OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप हैं। जब पहले वाले OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड लग जाए, यानी एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, मतलब ये कि अगर ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड के साथ ज्वाइन हो जाए, ये एक ग्लिसरॉल है और इसके साथ सिर्फ एक फैटी एसिड लगा हुआ हो, तो इसको कहेंगे मोनोग्लिसरॉल, मोनो एसिल ग्लिसरॉल। अगर इस ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड लग जाएं, ये 2 लग गए, तो इसको कहेंगे डाई एसिल ग्लिसरॉल। और अगर 3 लग जाएं इसके साथ फैटी एसिड, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। अगर 3 फैटी एसिड लग गए तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। अब कैसे ये ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बन रहा है, मिसाल के तौर पे देखें, मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं। हर कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ होता है, OH ग्रुप लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है यहाँ पर, OH ग्रुप लगा है। दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन लगा दें, ये इसकी वैलेंसी जो है वो 4 तमाम कार्बन की पूरी हो गई। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक फैटी एसिड है, मैं चलें फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। फैटी एसिड में एक कार्बोजाइलिक एसिड है और दूसरा आर है। आर आपको बताइए हाइड्रोकार्बन चेन है। अब इसका OH, इसका H और इसका OH आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब अगर एक फैटी एसिड मिला है ग्लिसरॉल के साथ तो ये क्या हो जाएगा, मोनो एसिल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर एक दूसरा फैटी एसिड भी अगर अगर अटैच हो जाए, ये दूसरा फैटी एसिड मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, इसका भी एक OH और इसका H मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डाई एसिल ग्लिसरॉल हो गया। और तीसरा अगर फैटी एसिड यहाँ पर अटैच हो जाए, एक और फैटी एसिड अगर मैं यहाँ अटैच कर दूँ, यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यानी 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से भी एक रिलीज होगा वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ से भी होगा। अब क्या हुआ, जब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो इसको कह रहेंगे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, इसको हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं।
लेकिन हम इसको न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं? वाई ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूट्रल फैट? बिकॉज ऑल OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल आर ऑक्युपाइड बाय फैटी एसिड। देखें इसके जितने भी जो है वो OH ग्रुप थे, ये वाला OH ग्रुप, ये वाला OH, तीनों OH ग्रुप जो हैं जो चार्ज बेरिंग है, OH ग्रुप जिसमें माइनस चार्ज आ रहा है, उसको किसने ऑक्युपाई कर लिया है? उसको ऑक्युपाई कर लिया, नहीं रिएक्ट कर दिया है किसने? किसने रिएक्ट किया है इसके साथ रिएक्ट किया है फैटी एसिड के OH ने। तो अब कोई OH ग्रुप इसके पास नहीं मौजूद है, क्योंकि वो वाटर की फॉर्म में वहां से वाटर रिलीज हो गया। तो कोई फैटी एसिड अब OH ग्रुप लेफ्ट नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। आपने याद रखना है कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जितने भी OH ग्रुप होते हैं वो तमाम के तमाम OH ग्रुप रिएक्ट कर लेते हैं किससे? तीनों OH ग्रुप फैटी एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, और कोई भी OH ग्रुप अब इसमें नहीं रहता। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रल फैट जो है वो कहते हैं। चलिए हम बात, फैटी एसिड जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, जो है वो एसिल ग्लिसरॉल का। तो फैटी एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड आर फाउंड, यानी फैटी एसिड जो है वो नेचर में कितने फैटी एसिड होते हैं? 30 डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड मौजूद होते हैं, सही है, जो एसिल ग्लिसरॉल बनाते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड वेरी इन लेंथ, फैटी एसिड लेंथ में वेरी करते हैं। लेंथ में वेरी कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे ये चीज तो सब फैटी एसिड के पास होगी, एक कार्बो जाइलिक एसिड तमाम फैटी एसिड के पास होता है, और दूसरा उनके पास आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना, ये तमाम फैटी एसिड के अंदर इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होगी, जिसमें कार्बन कम होंगे उसमें हाइड्रोकार्बन चेन क्या होगी? शॉर्ट होगी। तो डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड पाए जाते हैं, और उनमें लेंथ जो होती है उनकी क्या होती है? वेरी होती है। अब मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड, जिसमें सिर्फ दो कार्बन एटम होते हैं, इसका मतलब अगर इसमें दो कार्बन एटम है तो इसकी चेन क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। अब मैं अगर इसको यहाँ पर बनाऊं एसिटिक एसिड को, तो इसमें अगर दो कार्बन चेन है तो इसकी चेन इसके में के अंदर सिर्फ यहाँ पर क्या है? दो कार्बन ही है, सिर्फ दो कार्बन। अब इसके साथ हाइड्रोजन आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटेरिक एसिड जो है वो, उसके पास कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। इसी तरीके से ये हो गया, ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड हो गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड कौन से होते हैं, तो एक एसिटिक एसिड हो गया और एक ब्यूटेरिक एसिड हो गया। इनके कार्बन नंबर भी आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा पाल्मिटिक एसिड जो है है, और इसके अलावा स्टेरिक एसिड जो है, इसमें 16 कार्बन है, इसमें 18 कार्बन है। ये मोस्ट कॉमन फैटी एसिड, यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फैटी एसिड जो हैं वो कौन से हैं? वो ये हैं। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये बहुत मोर कॉम्प्लेक्स है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है? मोस्ट कॉमन है, यानी ज्यादा पाए जाने वाले फैटी एसिड हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम, यानी कुछ प्रॉपर्टीज फैटी एसिड की ऐसी होती हैं जो कार्बन एटम के बढ़ने से क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, जिस फैटी एसिड के पास कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और जिस कार्बन एटम के पास जिस फैटी एसिड के पास कार्बन चेन ज्यादा होगी या कार्बन एटम ज्यादा होंगे, वो उतना ही देर से सॉलिबिलिटी उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो क्या होगी? उसकी बढ़ जाएगी किसके अंदर? ऑर्गेनिक एसिड में, यानी उतना ही देर से डिजोल्व होगा। यहाँ पर मतलब ये है कि जितने ज्यादा जो है वो कार्बन एटम होंगे उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर वो 1 सेकंड के अंदर डिजोल्व हो रहा था, तो 1 सेकंड में डिजोल्व नहीं हो रहा, 4 सेकंड में अब डिजोल्व हो रहा है। तो मतलब उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ गई ना, कि वो अब उसमें जो है वो क्या हो रहा है? देर से डिजोल्व हो रहा है। तो याद रखिएगा, जिसका जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिसके जितने कार्बन एटम होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और उसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी? जो है वो देर से होगी किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अब अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें फैटी एसिड को, तो ब्रॉडली हम फैटी एसिड को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ यहाँ पर सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो ये मैं एक फैटी एसिड बना रहा हूँ, XYZ, कोई भी एक फैटी एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके साथ ये कार्बन की चेन हो गई, सही है, कार्बन की चेन हो गई। अब मिसाल के तौर पे ये जो कार्बन की चेन है इसमें, अब इसमें मैं जो हूँ क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दी। अब देखें यहाँ पर किसी भी कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसा फैटी एसिड जिसके किसी कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड बिटवीन
कार्बन एटम के दरमियान में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको सैचुरेटेड क्यों कहा जा रहा है? सैचुरेटेड का मतलब ही यहाँ पर यह है कि उसके जितने भी कार्बन हैं, तमाम के तमाम कार्बन जो हैं वो किससे फिल हैं बेसिकली, तमाम के तमाम कार्बन जो हैं वो सैचुरेटेड हैं। किससे? बेसिकली जो है वो हाइड्रोजन एटम। Fatty acid in which all the internal carbon atom possess hydrogen side group are said to be saturated fatty acid because they contain the maximum number of hydrogen atom। यानी इसको सैचुरेटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो इसके अंदर चारों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी हर तरफ से जितने पॉसिबल हो सकते हैं इसके पास हाइड्रोजन चारों तरफ से ऑक्युपाई किया हुआ है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कह रहे हैं। यानी चारों तरफ से सेचुरेटेड है, किससे? हाइड्रोजन से। ये कार्बन, इन वाले कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन को अगर आप देखेंगे। अच्छा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सॉलिड होता है। जैसे आपने देखा होगा चर्बी, रूम टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर है। तो जो चर्बी होती है आपने देखा होगा वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, सॉलिड होती है। तो चर्बी जो होती है उसमें ज्यादातर कौन से फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और ये फैटी एसिड मोर कॉमन होते हैं एनिमल्स में, ज्यादातर ये किसमें पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं। जो एनिमल में जो चर्बी होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो सेचुरेटेड फैटी एसिड ही की बनी हुई होती है। इसकी एग्जाम्पल में जो आ जाता है पाल्मेटिक एसिड आ जाएगा। इसके अलावा जो है स्टीरिक एसिड भी किसमें आ जाएगा, वो भी इसी में आ जाएगा, की एग्जाम्पल में आ जाएगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, अब अगर बात करें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की, तो मैं फिर यहाँ पर एक फैटी एसिड की जर्नल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये देखें, यहाँ फिर मैं हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जो है वो कार्बन की चेन बनाता हूँ। अब आप इधर देखें, यहाँ पर एक कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड है। देखें ना, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। इसकी भी वैलेंसी यहाँ पर पूरी हो गई, 1 2 3 4, दोनों की वैलेंसी। अब ये ऐसा फैटी एसिड जिसमें एक या एक से ज्यादा वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड बनाया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको अनसेचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? देखो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम से सेचुरेटेड नहीं है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम नहीं है ना, वहां पर तो आगे पीछे हर जगह पर हाइड्रोजन एटम थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो मुकम्मल तौर पर ये हाइड्रोजन एटम से सेचुरेटेड नहीं है। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसका नॉट फुली सेचुरेटेड बात हो गई, हाइड्रोजन एटम से फुली सेचुरेटेड नहीं होता। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, वो अगर आप रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, वो जो है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सॉरी। तो ये अनसेचुरेटेड एसिड बेसिकली क्या है, ये ऑयल है। और आपको पता है ऑयल ज्यादातर हम किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो ये मोर कॉमन किसमें होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, ये किसकी एग्जाम्पल है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की। तो बेसिकली सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो गए, ये फैट हो गए। एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो गए, ये बेसिकली जो है वो ऑयल हो गए। और मेन फर्क इनमें क्या है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन एटम के दरमियान में, यानी ये कार्बन एटम है, इनके दरमियान में कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो ये सेचुरेटेड फैटी एसिड। और कार्बन एटम के दरमियान में अगर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड के, तो वो क्या होगा, वो होगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो इट वाज ऑल अबाउट एसिल ग्लिसरॉल। लिपिड का पहला ग्रुप जो है वो डिस्कस किया, और वो कौन सा था, पहली एग्जांपल डिस्कस की जो थी एसिल ग्लिसरॉल। तो इसमें एसिल ग्लिसरॉल में जो मेन पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं बेसिकली, एक तो इसको केमिकली कैसे डिफाइन करना है ये याद रख लीजिएगा। फिर दूसरा आपने याद ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर आपने देख लेनी है। और ग्लिसरॉल को, ट्राइल एसिल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल फैट क्यों कहते हैं, रीजनेबल क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपने। और अगर आपसे पूछा जाए कि फैटी एसिड के कार्बन नंबर जो हैं वो इंक्रीज होने से उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती हैं, तो याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट और सॉलेबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और फिर डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है किसके दरमियान में,
सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान में आपसे कोई डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक फैटी एसिड की स्ट्रक्चर बनाकर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो कार्बन एटम के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये देखकर आप क्या पहचानेंगे, ये आप पहचानेंगे ये कौन सा फैटी एसिड है। या अगर एक फैटी एसिड की आपको स्ट्रक्चर बना के दे दी जाए और आपसे पूछा जाए ये कौन सा फैटी एसिड है, और उसमें 18 कार्बन एटम दे दें, कार्बन एटम को काउंट करें 18 कार्बन एटम हो, और आपसे पूछा जाए कि बताएं ये कौन सा जो है वो फैटी एसिड है। आपको पता है कि जो ऑयलिक एसिड होता है उसमें 18 कार्बन होते हैं, तो आप उसके कार्बन नंबर को काउंट करके पता लगा लेंगे ये कौन सा फैटी एसिड है। इसी तरीके से अगर 16 कार्बन एटम दे दें, काउंट कर लें, तो आप पता आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फैटी एसिड है, ये पाल्मेटिक फैटी एसिड है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे ग्रुप को, जो क्या है, जो है वेब